Welcome to Vidyavendir classes. This is quiz number 4. Totally based on neutralization. जो आपने पढ़ा है बैक टाइट्रेशंस, सिंपल टाइट्रेशंस, ये क्यूज उसी पर बेस्ड है। आओ क्वेश्चन समझते हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रखे हैं वो यहाँ देखो, पूछ रखा है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। उसने बोल रखा है 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल एसिड है, कोई ए एसिड है, उसको हम कोई एसिड है मतलब हमें एसिड तो पता नहीं है कि कौन सा एसिड है, उसको रिएक्ट किया गया है 30 ml 0.5 मोलर बेस के साथ। बिल्कुल सही है। बेस दे रखा है MOH का होल ट्वाइस। अब मेटल कोई भी हो पर वहां से OH बेस का हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते थे, एसिडिटी से, वो तो बाद में बात करेंगे। अभी हमें पूछा है कि बेसिसिटी क्या होगा एसिड का। तो एन फैक्टर एसिड के लिए तुम क्या पढ़ते थे, एन फैक्टर एसिड के लिए तुम पढ़ते थे बेसिसिटी, जो हमें एसिड गिवन नहीं है। अब एसिड उसने बोला है ए है, हमें तो पता ही नहीं कि कौन सा एसिड है, और एन फैक्टर कैसे निकालते थे कि कितना H+ आयन फॉर्निश्ड कर रहा है, यही पढ़ते थे। इन फैक्टर बेस के लिए क्या पढ़ते थे, बेस के लिए पढ़ते थे एसिडिटी, यही पढ़ रखे हो। पर उसने एक चीज उसने मेंशन कर रखा है कि MOH का होल ट्वाइस है, तो यहां से एन फैक्टर बेस का तो पता है, एन फैक्टर बिल्कुल बेस का पता है कि अगर MOH का होल ट्वाइस ले ले और इसे ब्रेक कर दे एक कोई सॉल्यूशन में, तो यह क्या हो जाएगा M+ और यहां से 2OH-, मतलब कितना OH- फर्निश्ड हो रहा है। यहां से एन फैक्टर आ गया 2, और इसी को हम एन फैक्टर को बोलते हैं एसिडिटी। बोलो बिल्कुल सही है, एसिडिटी यही बोलते थे तुम। यहां आ जाओ। अब न्यूट्रलाइजेशन जब भी कंसेप्ट होता था, ये सिंपल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है कि एक एसिड है और दूसरा क्या है, बेस है। यही है कि एक एसिड है और किसके साथ न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये 10 ml 0.1 मोलर HCl है, ए है। ये न्यूट्रलाइज किसके साथ कर रहा है, यही आपका बेस है 30 ml और 0.05 मोलर, ये हमारा बेस है। और बेस कौन सा है हमारा, यहां देखो MOH का होल ट्वाइस, इसके साथ न्यूट्रलाइज किया गया है एक एसिड को बेस के साथ। तो हम लोग कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या समझते थे, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब लगाते थे, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और एक न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट कब लगता था, न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट कब लगता था, जब वो इंड पॉइंट पे आ रखा हो। यही बोलता था कंप्लीट न्यूट्रलाइज बोले या इंड पॉइंट पे बोले, वो समझ लेना अगर इंड पॉइंट पे बोल रहा है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की ही बात कर रहा है। बोलो यहां देखो, अब आप यहां पढ़े होगे, इस तरफ रफ वर्क देखो यहां कि हम लोग दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हम लोग मोल मोल एनालिसिस की बात करते थे। यहां हम लोग किसकी बात करेंगे, कभी भी न्यूट्रलाइजेशन के कंसेप्ट में हम लोग मिली इक्विवेलेंट की बात करते हैं। करना कुछ नहीं होता है, बस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड वो किसके इक्वल होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस का। अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखो। अब मिली इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक तो इक्विवेलेंट का पढ़े होंगे गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा N इंटू वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अगर इसी को ml में ले ले तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, अगर इसी को हम लोग क्या ले लिया, ml में ले लिया, तो हमारा मिली इक्विवेलेंट निकल के आ गया। और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के साथ एक रिलेशन पढ़े होगे, अगर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के रिलेशन याद है तो क्या करोगे, मोलरिटी में पुट कर सकता हूं क्या, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर पढ़े होगे, और ये क्या हो गया वॉल्यूम ml में, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां इसने मोलरिटी में बात कर रखा है तो हम लोग नॉर्मेलिटी वाले तो फॉर्मूला यूज नहीं करके बल्कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां देख लो, मैंने नॉर्मेलिटी वाले ही लिख लिया, वॉल्यूम किसमें दे रखा है, ml में दे रखा है, तो मैं ये मिली इक्विवेलेंट का बात कर रहा हूं। यहां इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यहां से देखना n और ये वॉल्यूम किसके लिए हम लोग ml में ले रहे हैं, वो बेस के लिए ले रहे हैं।
पर इसने नॉर्मेलिटी तो निकाला ही नहीं है, नॉर्मेलिटी तो गिवन ही नहीं है। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी की जगह ये इक्वेशन को पुट कर दूं मैं, यहां देख लो, इस इक्वेशन को पुट कर दूं मैं। अब ये इक्वेशन को अगर पुट कर रहे हैं तो देखना वैल्यू क्या आ जाएगा, मोलरिटी ये एसिड के लिए इंटू एन फैक्टर इंटू वी एम एल में, यहां से नेम इंटू वी एम एल में इंटू एन फैक्टर, ये बेस के लिए। अब जो जो गिवन है वैल्यू को पुट कर दो। क्या इसका मोलरिटी गिवन है क्या, हाँ मोलरिटी 0.1 मोलर दे रखा है, 0.1 मोलर आ गया है। एन फैक्टर क्या यही पूछ रखा है क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये एन फैक्टर ही तो पूछ रखा है, जो बेसिसिटी नाम से जानते हो वो एन फैक्टर ही पूछ रखा है एसिड का, तो ये एन फैक्टर तो यही हो जाएंगे। क्या वॉल्यूम दे रखा है क्या, 10 ml। यहां से आ जाओ, इसकी मोलरिटी कितना दे रखा है, इसकी मोलरिटी दे रखा है 0.05 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 30 ml। एन फैक्टर इसका क्या होगा, यहां निकाल के लाए हो कि अगर बेस है 2OH माइनस बाहर निकल रहा है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी 2, और उसका एन फैक्टर भी क्या होगा हमारा 2। यहां से ये ला 2 आ गया है 0.1। अब यहां से आ जाओ, ये कितना आ चुका है एन फैक्टर हमारा 0.1 और 10 1 हो चुका है, और एन फैक्टर यहां से आ जाना, यहां से ये आ गया हमारा 100, ये कट चुका है, ये हमारा आ चुका है 5, और ये हमारा ये कट चुका है, तो एन फैक्टर हमारा क्या आ चुका है 1। एन फैक्टर क्या आ चुका है 1। 1 मिनट में 30 ml 0.05 एन फैक्टर 3 आ रहा है, यहाँ ये 3 आ रहा है 1 नहीं, ये मैंने गलत कर दिया है, सुन लेना। ओए क्या हुआ ये, एन फैक्टर यहाँ देख लेना, यहाँ एन फैक्टर कितना आ चुका है 1 आ चुका है। एक्चुअल में यहाँ से मैंने 3 देखा नहीं, तो यहाँ से एन फैक्टर हमारा क्या आ चुका है 1, 3 आ चुका है। एक मिनट, क्या लिख रहा हूँ मैं, एन फैक्टर 3 आ चुका है। आ रहा है समझ में कि पहला उसने मेंशन किया एक एसिड लिया, बेस है, और बेस एसिड बेस को रिएक्ट करवा रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही, वही कंसेप्ट लगा दिया मैंने, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर दिया। यहाँ से 0.1 और 10 1 हो चुका है, एन फैक्टर ही पूछा था एसिड के लिए, एसिड के लिए निकाल रहे हैं, सारी वैल्यू दे रखा था, मैंने पुट करके वहां से एन फैक्टर निकाल लिया है। समझ में आ गया। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, सिंपल टाइट्रेशन का ही ये क्वेश्चन है, ये भी उसने पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस HBr। इस बार एसिड कौन सा दे रखा है हमारा, यही एसिड है HBr, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है 0.01 मोलर एक्वस BOH का होल ट्वाइस। पूछा है, बोला है कि एज्यूम ये जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना कंप्लीट हो रहा है, मतलब एंड पॉइंट पे हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, सुनना पहले से, यहां से सिंपल कंसेप्ट है कि यहां से उसने 0.02 मोलर ये हमारा HBr दे रखा है, ठीक है। इसका हमें वॉल्यूम पता नहीं है, इसने पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा, हमें इसका नहीं पता है। ये हमारा क्या है एसिड है। दूसरा, इसके न्यूट्रलाइज किसके साथ कर रहा है, बेस के साथ ही करेगा। अगर ये एसिडिक है तो दूसरा बेसिक नेचर होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो ये क्या हो चुका है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 10 ml और इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.1 मोलर। ये क्या है हमारा BOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन ये है क्या मोलरिटी के टर्म है, तो हम लोग में, और वॉल्यूम ml में दे रखा है, तो मतलब कंसेप्ट ऑफ अगर न्यूट्रलाइजेशन हम लगाना चाहें, न्यूट्रलाइजेशन अगर न्यूट्रलाइजेशन लगाओगे तो क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड
इक्वल किसके होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब एक चीज पहले बताओ, अभी क्या फॉर्मूला निकाल के, मोलरिटी वाले फॉर्मूला यूज करें, नॉर्मेलिटी वाले तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मेलिटी दे नहीं रखा है तो मोलरिटी ही निकालना पड़ेगा फिर नॉर्मेलिटी। तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला रख दे रहे हैं, ये V इंटू एन फैक्टर एसिड के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा M इंटू V इंटू एन फैक्टर, ये किसके लिए, बेस के लिए। पहली बात, HBr का एन फैक्टर क्या होगा, यहां देखो HBr का एन फैक्टर क्या होगा, एक ही H प्लस रिप्लेस करेगा, एक ही H प्लस फर्निश्ड होंगे। अगर वाटर में तुम डालोगे H प्लस HBr को तो एक ही H प्लस फर्निश्ड होंगे, तो उसका एन फैक्टर क्या हो चुका है 1। यहां सुनना, BOH का होल्ट वाइज अगर इसे ब्रेक करो तो Ba प्लस 2 और 2OH माइनस, मतलब यहाँ एसिडिटी कितने आ चुका है हमारा, एसिडिटी आ गया हमारा 2, और इसी को क्या बोलते हो तुम, एन फैक्टर। और ये क्या है, बेस, तो बेस का एन फैक्टर 2 और एसिड का एन फैक्टर 1। मोलरिटी गिवन है, इसका मोलरिटी कितना गिवन है 0.02 इंटू एन फैक्टर क्या हो चुका है हमारा इसका 1, और वॉल्यूम इसका निकालना है। मोलरिटी इसका गिवन है क्या 0.01 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम 10 ml इंटू एन फैक्टर क्या हो गया हमारा 2। आ रहा है समझ में, ये हमारा आ चुका है एन फैक्टर 2। अब यहां सुनना, ये गिवन है, अब कैलकुलेट कर लो, यहां से 0.02, 0 पॉइंट से पॉइंट कट चुका है, 2 से क्या 2 कट चुका है। अब यहाँ बचा क्या, केवल V ही बचा, तो यहाँ से V कितना आ चुका हमारा 10 ml, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है 10 ml। पहले वाले में मार्क किया था कि नहीं मैंने, 3 इसका करेक्ट आंसर है, B इज द करेक्ट आंसर इसका, और A इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर सेकंड का। आ गया सबको समझ में। ये दोनों क्वेश्चन किसके थे, सिंपल टाइट्रेशन का था, कि एक एसिड है, बेस है, रिएक्ट कर रहा है, और बस सिंपल न्यूट्रलाइजेशन जो पढ़े हो तुम एसिड बेस के लिए, वो क्या करते थे हम लोग, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के इक्वल कर देते थे। आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन, बोला है कि 150 ml ऑफ सैंपल H2SO4 है एक, हाँ एसिड है, ऑटोमोबाइल स्टोरेज बैटरी इज टाइट्रेटेड किससे किया गया है 0.5 नॉर्मल NOH सॉल्यूशन के साथ। अब उसने एक चीज वहां मेंशन किया है, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, एक चीज उसने मेंशन किया है कि एंड पॉइंट पे है, मतलब एंड पॉइंट कब आता है, जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एंड पॉइंट आएगा, रिक्वायरिंग कितना 25 ml NOH यूज हुआ है। जब एंड पॉइंट पे पहुंचा है तो NOH का वॉल्यूम कितना हमें 24 ml यूज हो चुका है। पूछा है मोलरिटी ऑफ H2SO4 बता दो, ठीक है। अब देखना मोलरिटी ऑफ H2SO4 बनाने के लिए, पहला कि हमें मिली इक्विवेलेंट, अब एसिड है, ये भी सिंपल टाइट्रेशन का ही क्वेश्चन है कि एक एसिड को टाइट्रेट किसके साथ किया गया है NOH के साथ। अब मोलरिटी पूछा है, हम क्या जानते हैं कि अगर न्यूट्रलाइजेशन, हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट अगर यूज हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट के साथ ही डील करेंगे चीजों को। तो यहां से क्या आ चुका होगा कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसके इक्वल होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एक चीज सुनो पहले, हम मिली इक्विवेलेंट क्यों ले रहे हैं, इक्विवेलेंट भी तो ले सकते थे, यहाँ वॉल्यूम ही मेंशन कर रखा है ml में, अगर ml में मेंशन कर रखा होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मिली इक्विवेलेंट। अब H2SO4 का उसने वॉल्यूम दिया है, अब उसने मोलरिटी पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला M, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 150, और H2SO4 का एन फैक्टर क्या जानते हो तुम, इसका एन फैक्टर क्या जानते हो, H2SO4 का 2 और NOH का एन फैक्टर क्या जानते हो, बेस का एन फैक्टर भी 1। तो यहां से हमारा ये क्या हो गया 2, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकाल रहे हैं हम लोग, इसके लिए मोलरिटी कितना दे रखा है 0.5 मोलर इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 24 ml यूज हुआ है इसका, 24 इंटू 1, एन फैक्टर हमारा क्या हो चुका है 1। अब यहां से देखना मोलरिटी यहां से क्या निकल के आ जाएगा 0.5 और
0.5 इंटू 24 डिवाइड बाई 300। ठीक है, अब 300 यहाँ से क्या आ चुका ये 10 और यहाँ से ये 2, मतलब क्या आ चुका है यहाँ से ये 12 डिवाइड बाई 300। इसे कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी वो 0.04 के अराउंड में आएगी। तो ये हमारा क्या आ चुका 0.04 मोलर हमारा H2SO4 का मोलरिटी निकला। ये भी सिंपल टाइट्रेशन का। अब टाइट्रेटेड जहाँ लिख रखा है मतलब वो टाइट्रेशन कंसेप्ट आ चुका है। और टाइट्रेशन कौन सा टाइट्रेशन, टाइट्रेशन दो तरह के हम लोग पढ़े हैं, एक सिंपल टाइट्रेशन, दूसरा बैक टाइट्रेशन। जब बैक टाइट्रेशन आएगा तो उस क्वेश्चन में बता देंगे कि बैक टाइट्रेशन का क्या कंसेप्ट है। सिंपल टाइट्रेशन में क्या करेगा, एसिड को लेगा, बेस के साथ रिएक्ट करवाएगा। तो बस कंसेप्ट जो लगाना है न्यूट्रलाइजेशन का, वो तुम्हें क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस को इक्वल करना है। अब मिली इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो तुम्हें सबसे पहले देखना है। वो तीन चार फॉर्मूले पढ़ाएंगे उन्हीं में से यूज करना है तुम्हें। ठीक है, अगर नॉर्मेलिटी दे रखा होता तो हम डायरेक्ट नॉर्मेलिटी लेते। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ यहाँ 0.45 ग्राम ऑफ एसिड है। ठीक है, अब इस बार उसने वेट दे रखा है और मोलिकुलर मास बोला है कि 90 ग्राम है। उसको न्यूट्रलाइज किसके साथ किया गया है, 20 ml 0.5 नॉर्मल कास्टिक पोटास, उसको हम लोग बोलते हैं KOH। मतलब बेस हमारा कौन सा है, KOH है, और हमारा एसिड कौन सा है हमें नहीं पता है। और एसिड जब पता नहीं है, फर्स्ट नंबर जैसा ही क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशंस है। उसमें क्या दे रखा था, मोलरिटी गिवन था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी है कि उस क्वेश्चन में क्या कर रखा था उसने कि मोलरिटी गिवन था। इस बार इसने क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं, हम मोलरिटी के टर्म में नहीं देंगे, वेट के टर्म में देंगे। अब तुम्हें फॉर्मूला याद होना है, अगर याद है तो इजी तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे और एन फैक्टर बेसिसिटी ऑफ एसिड निकल के आ भी जाएगा कि एसिड का ही बेसिसिटी निकालना है और एसिड हमारा क्या है, अननोन है। ठीक है, यहां से हमारा बेस का तो इंफॉर्मेशन इस बार तो इजी दे दिया है उसने, तो हम यहां से क्या लगा दें, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखना है यहां से क्या करोगे, एक एसिड है, दूसरा यहां देख लो, इस तरह से फॉर्मेट बना लेना न्यूट्रलाइजेशन के केस में। ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ऐसे न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन, सैम्पलिंग, ऐसे डब्बे बनाना ही चाहिए तुम्हें। एक्चुअल में इस तरह से कंटेनर बनाना चाहिए ताकि समझ में आए, इनके साथ ही न्यूट्रलाइज कर रहा है वो। अब मिली इक्विवेलेंट क्या करेंगे हम लोग, एसिड का, और यहां से क्या आ गया हमारा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि सर हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें। आप बोल रहे हो मिली इक्विवेलेंट, इसने तो नॉर्मेलिटी की बात नहीं की है, मोलरिटी की बात नहीं की है, पर उसने एक चीज तो बात कर रखी है, वो बात कर रखा है वेट का कि 0.45 ग्राम है। और तुमने एक इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ देख लो, ये याद आ जाएगा कि अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना था, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट मास नहीं है ये, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। यही पढ़े हो, और गिवन मास को मैंने क्या लिख दिया, जो गिवन मास को गिवन मास ही रहने दो। इक्विवेलेंट ये पहला फॉर्मूला है जब पढ़ाया गया होगा इक्विवेलेंट वेट, ये पहला फॉर्मूला है, वो तो बाद में आता है कंसंट्रेशन वाले। ये क्या इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, मोलर मास और डिवाइड बाय क्या, एन फैक्टर, डिवाइड बाय क्या, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर को जैसे नीचे डिवाइड करोगे ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, यहाँ देख लेना, हम क्या ये फॉर्मूला यूज कर ले। यहाँ किसने क्या दे रखा था, इस बार गिवन मास के टर्म में दे रखा था। अब यहाँ से आ जाओ, गिवन मास कितना दे रखा है, 0.45 ग्राम। ठीक है,
मोलर मास कितना दे रखा है 90 ग्राम पर मोल, उसका बोला है कि 90 ग्राम पर मोल है। अब एन फैक्टर तो हमें निकालना ही है, एन फैक्टर हमें पता नहीं है, पर तुमने लिया क्या है इस तरह पहले सुन लो। पहले अब एक चीज इसमें देखना था, यहां सुनो पहले, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, बेस के लिए उसने क्या फॉर्मूला लगाओगे एन इंटू, बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ये देख लो, यहां एन इंटू, इस बार नॉर्मेलिटी दे रखा है और वॉल्यूम किस में दे रखा है एमएल में, ये फॉर्मूला लगाओगे तो नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम नॉर्मेलिटी कितना दे रखा है 0.5 और ये 20, ये हमारा क्या आ गया इसका मिली इक्विवेलेंट। जब इस साइड मिली इक्विवेलेंट ले रहे हो तो इस तरफ इक्विवेलेंट कैसे लोगे, ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट का है और हमें लेना है मिली इक्विवेलेंट में, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पूरे को 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये 1000 कहाँ आ चुका होगा ऊपर आएगा। अगर हमें मिली ग्राम इक्विवेलेंट है उसको मिली इक्विवेलेंट में चेंज करना पड़ेगा, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो ये क्या कर दिया हमारा, डिवाइड करने के बाद ये हमारा मिली इक्विवेलेंट आ चुका है। क्यों समझ में आया, ये 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर गया है। अब देखो कैलकुलेशन ही बचा है, कुछ नहीं बचा है, 20 से 20 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है, और 0.45 ये 90 ग्राम था, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 45 से 90 ये हमारा 2 आ चुका है, ये 10 से 10 यहाँ आ चुका है। तो एन फैक्टर हमारा कितना आ चुका 0.5 और यहाँ से कितना आ चुका हमारा 2 इधर से गया तो 4, यहाँ से कितना आ चुका हमारा 10, 5, तो एन फैक्टर हमारा कितना आ चुका 2। बोलो समझ में आया, समझ में आया, एन फैक्टर कितना आ चुका है। अब यहां उसने पहले क्वेश्चन में क्या किया था मोलरिटी गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया मोलरिटी दे के नहीं उसने मास दे दिया, मास के टर्म में बात किया है। और एक चीज और वेरिएशन थी कि इस तरफ आप मिली को फॉर्मूला तो लिख रहे हो इक्विवेलेंट का और नहीं आप यहाँ ऊपर में लिख रखे हो मिली इक्विवेलेंट, तो इसीलिए उसको 1000 से डिवाइड कर, जैसे 1000 से डिवाइड किया तो वो क्या चला गया ऊपर, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है मिली इक्विवेलेंट बेस, क्योंकि आप राइट हैंड साइड तो मिली इक्विवेलेंट ले रहे थे तो इस तरफ भी क्या लेना पड़ेगा मिली इक्विवेलेंट ही। ऐसा तो कर नहीं सकते ना क्वेश्चन में कि एक तरफ इक्विवेलेंट ले ले दूसरे तरफ हम मिली इक्विवेलेंट ले ले, ये क्वेश्चंस के क्राइटेरिया तो फुलफिल करेगा ही नहीं। आपने यूनिट ही अलग अलग ले रखा है, इस तरफ मिली इक्विवेलेंट ले रहे हो इस तरफ इक्विवेलेंट ले रहे हो, ये तो इक्वल है ही नहीं फिर तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा हमें, अगर मिली इक्विवेलेंट इस तरफ राइट लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो हमें भी इस तरफ राइट साइड भी क्या लेना पड़ेगा मिली इक्विवेलेंट ही लेना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यूनिट मिली इक्विवेलेंट में ही बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। नॉर्मली में ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना कि नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का पूछ रखा है, उसमें पूछा है 10 ml 0. इतना H2SO4% है, बिल्कुल सही है, और इसने बोला है कि 100 ml 0. मोलर NOH के साथ न्यूट्रलाइज किया गया, मिक्स किया गया है। तो बोला है कि बताओ इसमें मिक्सचर का नॉर्मेलिटी क्या होगा, बिल्कुल सही है। अब यहां से पहले सुन लो इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करोगे। ये 100 ml दे रखा है और 0.2 मोलर H2SO4, ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर का, और किसके साथ न्यूट्रलाइज किया गया है NOH के साथ, मतलब 100 ml और 0.2 मोलर, ये कौन सा है हमारा NOH, ठीक है। हमें नॉर्मेलिटी पूछ रखा है, तो अगर मिक्सचर का मिली इक्विवेलेंट पता चल जाए, अगर मिक्सचर का मिली इक्विवेलेंट पता चल जाए, क्योंकि वॉल्यूम तो पता ही है, इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया, वो V टोटल कितना हो गया होगा 200 ml, ये तो समझ में आ रहा है ना, इन दोनों को मिक्स किया गया है, इस सॉल्यूशन को एसिड को और बेस को दोनों को मिक्स किया गया होगा। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या समझते हो तुम, एसिड से H+ आयन आ रहा होगा और बेस से क्या आ रहा होगा OH- आयन आ रहा होगा। और ये फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने कि अगर मिली इक्विवेलेंट का
कंसेप्ट चल रहा हो तो बैलेंस करने की चीजें नहीं है। यहां से पहले मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं और मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालते हैं। क्या है, मोलरिटी दे रखा है वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितना है हमारा 0.2 इंटू 100 इंटू 20, यहां से कितना आ चुका हमारा 40 मिली इक्विवेलेंट। ये हमारा किसके लिए आया है, एसिड के लिए। आ जाओ यहां बेस के लिए हम लोग बात करते हैं कि बेस का मिली इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा। तो मिली एन फैक्टर तो पता ही ना, H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर इसका 2, समझ में आ रहा है। मिली इक्विवेलेंट इसका हम NOH का निकालना चाह रहे हैं, तो NOH का जब निकालोगे तो मोलरिटी कितना दे रखा है 0.2, यहां से 100 m इंटू वी इंटू एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर भी क्या होगा 1 ही होगा। तो हमारा क्या यहां से निकल के आ गया है 20 मिली इक्विवेलेंट। एक चीज पहले बताओ कि इस सॉल्यूशन से, अब न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस का रिएक्शन है, तो एसिड से क्या हो रहा होगा H+ आयन आ रहा होगा, और बेस से कौन आ रहा होगा OH- आयन आ रहा होगा। इस मिक्सचर में एसिड से H+ आयन आ रहा होगा और बेस से कौन सा आयन आ रहा होगा OH- आयन आ रहा होगा। समझ में आ रहा है। H2SO4, अब तुम क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट में मैंने क्या बोला था कि H2SO4 लोगे, देखो गलतियां क्या करोगे H+ और SO4 2- ये करोगे, और इसके भी लाए हो 40 मिली इक्विवेलेंट, और इसे क्या करोगे 80 मिली इक्विवेलेंट ले लोगे। ये बिल्कुल गलत है। आपने क्या किया, ये मिली इक्विवेलेंट के बाद में टर्म में चल लिए। अगर ये मोल्स होता तब तुम ये 2 से मल्टीप्लाई करते कि 1 मोल से 2 मोल H+ बन रहा है, पर ये मिली इक्विवेलेंट है, तो जो मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का होगा वही मिली इक्विवेलेंट किसका होगा H+ का। तो हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिली इक्विवेलेंट वाले केस में तो नहीं देखते हैं। आ रहा है समझ में, मिली इक्विवेलेंट वाले केस में तो नहीं देखते हैं। तो जो मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का होगा वही मिली इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा H+। और तुम एक क्वेश्चन सोचो कि आपने एन फैक्टर को पहले ही यहां मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है, और फिर वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो गलत तो आएंगे ही। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मिली इक्विवेलेंट के केस में जो H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट होगा वही क्या होगा H+ का मिली इक्विवेलेंट होगा। तो यहां से हमारा मिली इक्विवेलेंट H+ का कितना आया होगा इस सॉल्यूशन में, यहां से पता चल रहा है कि H+ का मिली इक्विवेलेंट हमारा कितना निकल के आया होगा 40, और OH- यहां से कितना, जो NOH का है, अब कैसे निकालोगे NOH का Na+ और OH-, तो यहां से इसकी मिली इक्विवेलेंट कितना था 20 मिली इक्विवेलेंट, 20 मिली इक्विवेलेंट। तो जो NOH का है वही मिली इक्विवेलेंट किसका होगा OH- का होगा, तो 20 मिली इक्विवेलेंट यहां से OH- आ रहा होगा। ये कौन सा आयन आ रहा है OH- आयन, H+ आयन और OH- आयन। अब यहां से देखना, तो ये बन गया H2O, हमें कोई मतलब इससे तो नहीं है, प्रोडक्ट से तो मतलब ही नहीं पड़ेगा। देखना ये कितना आया 40 मिली इक्विवेलेंट H+, और ये कितना है 20 मिली इक्विवेलेंट। एक बात बताओ, ये कितना रिएक्ट किया गया होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका पूरा 20 मिली इक्विवेलेंट खत्म हो गया होगा, बचा कितना होगा H+, इसका पूरा 20 मिली इक्विवेलेंट खत्म हुआ, मान लिया H2O बनना है, तो इसका 20 मिली इक्विवेलेंट तो आपने खत्म कर दिया। इसका 1 मोल में 20 मिली इक्विवेलेंट खत्म हो रहा है, तो इसका कितना खत्म हो रहा है, इसका भी 20 खत्म हो रहा होगा, तो H+ कितना बच गया, H+ अनरिएक्टेड कितना बचा, अनरिएक्टेड की बात किया जाए तो ये हमारा निकल के आ गया 20 मिली इक्विवेलेंट। मतलब इस सॉल्यूशन में 2 चीज बता सकते हो तुम, कि इस सॉल्यूशन का नेचर भी बता सकते हो। इस क्वेश्चन में उसने केवल तुम्हें मिक्सचर का नॉर्मेलिटी पूछा है, इस सॉल्यूशन का अगर नेचर भी बोलता ना, तुम्हें बोलता कि सॉल्यूशन का नेचर जो है ना, मिक्सचर जो आपने बनाया है उसमें H+ आयन ज्यादा है, और H+ आयन ज्यादा है मतलब उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर्स को दिखा रहा है। वो मिक्सचर जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को बता रहा है, को मिक्सचर एसिडिक है, ये बता रहा है। पर उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमें यहां से मिली इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अब तुम नॉर्मेलिटी बराबर क्या जानते हो, मिली इक्विवेलेंट यही जानते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पर यहां मिली इक्विवेलेंट निकाले हो,
और वहां ग्राम इक्विवेलेंट लिखते थे और वॉल्यूम किस में लेते थे, लीटर में, पर यहाँ मिली इक्विवेलेंट लिया है और वॉल्यूम भी हम किस में है, ml में है, तो हमें यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से कितने लेकर निकाल के लाए हो, 20 और डिवाइड बाई 200। 200 कितना, इन दोनों के ही वॉल्यूम को मिक्स करके 200 लिखे हो, इन दोनों ही को मिक्स किए हो, तब मिक्सचर बनाइए एसिड बेस का, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। टोटल वॉल्यूम इस कंटेनर का क्या हो गया होगा, 200 ml। तो यहाँ से हमारा क्या आ चुका है, 0.1 नॉर्मल। कौन सा आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ से ये देख लो, मैं यहाँ से इस सॉल्यूशन को यहाँ किया हूँ नॉर्मेलिटी वाला, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अगर H2SO4 दे रखा है तो 40 मिली इक्विवेलेंट के बाद 80 मिली इक्विवेलेंट मत कर देना। जो आयंस, जो आपने कंपाउंड का मिली इक्विवेलेंट लिया है वही क्या होगा, आयंस का होगा। तो इस आयन में एसिड से क्या आ रहा होगा, H+ और बेस से क्या आ रहा होगा, OH-। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन में न्यूट्रलाइजेशन वाले केस में ये भी देखना होता है एसिड बेस में कि H+ कितना आ रहा है, OH- कितना आ रहा है, और कोई आयंस को देखने की जरूरत नहीं है, जैसे Na+ और इस तरफ से SO4 को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर एसिड और बेस डिफाइन करता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, सुनना यहाँ से। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml 1 मोलर ऑफ H3PO4 सॉल्यूशन, ठीक है, और 100 ml 2 मोलर H3PO2। अब उसने एक चीज, कोई भी टीचर पढ़ाया होगा तो एक चीज तो उन्होंने बताया होगा जरूर कि आप फास्फोरस की एसिड को जब इक्विवेलेंट मास में पढ़ रहे होगे तो उन्होंने फास्फोरस के एसिड का एन फैक्टर निकालना सिखाया होगा। H3PO4 का उन्होंने बोला होगा कि एन फैक्टर क्या होगा, 4, एन फैक्टर क्या होगा, 3, एन फैक्टर क्या होगा, 3। H3PO3 उन्होंने एन फैक्टर क्या बोला होगा, 2, और H3PO2 इसका एन फैक्टर क्या बोला होगा, 1। अब इस क्वेश्चंस में एक तो H3PO3 यूज कर रखा है और दूसरा उसने H3PO2 यूज कर रखा है। बोला है, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं कि 1 मोलर NaOH है, 2 बार न्यूट्रलाइज किया गया है, एक बार 50 ml 1 मोलर H3PO3 के साथ सॉल्यूशन एंड दूसरा 100 ml 2 मोलर H3PO2 के सॉल्यूशन के साथ। तो पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH का दोनों, जब दोनों बार मिक्स, जैसे NaOH है, ये NaOH है, ठीक है, एक मिनट पेज आ गया है क्या, हाँ है भी, चलो देख लूंगा। ये NaOH है, इसको पहले टाइट्रेट किसके साथ किया है, H3PO4 के साथ, समझ गए, 1 मोलर और 50 ml के साथ, और इसकी तो ये 1 मोलर है, पहले इसके साथ किया, फिर उसने फिर बोला कि नहीं, इसके साथ करने के बाद इसमें कितना वॉल्यूम यूज हुआ, पहला वो क्वेश्चन पूछा है। फिर उसने बोला कि NaOH है, हाँ सही है, ये 1 मोलर ही है, और फिर किसके साथ किया, H3PO2 के साथ। ये एक बार, अभी इसने इसके इतने दे रखे हैं, 2 मोलर और 100 ml, यही दे रखा है क्या, यही गिवन है। इसके पहला इसके साथ आपने न्यूट्रलाइज किया, फिर इसके साथ न्यूट्रलाइज किया, बोला कि इसके साथ जब न्यूट्रलाइज किया तो NaOH का कितना वॉल्यूम यूज हुआ, और जब इसके साथ न्यूट्रलाइज किया तब कितना वॉल्यूम यूज हुआ, मतलब 2 बार इसको न्यूट्रलाइजेशन कराया है अलग अलग स्टेप्स में। अब यहाँ देखो मैं बना रहा हूँ, इसे जो पहला दे रखा है तो मैं पहला क्या लगा दूं, इसका मिली इक्विवेलेंट इसके मिली इक्विवेलेंट के साथ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मैं 2 स्टेप करना था। स्टेप 1 में किसके साथ मिक्सचर हो रहे हैं, स्टेप 1 में देखना कि मिली इक्विवेलेंट किसके, H3PO4 के साथ, तो हम लोग क्या लिख देते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, बोलो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और मिली इक्विवेलेंट के लिए उसने मोलरिटी के टर्म में बात किया है, तो m इंटू वी इंटू एन फैक्टर, और इस तरह एसिड के लिए m इंटू वी इंटू एन फैक्टर एसिड के लिए। यहां से देखो कि मोलरिटी क्या ले रखा था, मोलरिटी इसका 1 मोलर ले रखा है, हाँ 1 मोलर ले लिया,
इसका वॉल्यूम ही पूछा है कि कितना पहले में H3PO3 के साथ जब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तब उसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ है NOH का, और जब फर्दर मैंने क्या किया H3PO2 के साथ जब न्यूट्रलाइज किया तब NOH का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग यही है। और इसका एन फैक्टर NOH का एन फैक्टर क्या, एक ही OH माइनस फर्निश्ड होगा तो हम उसका एन फैक्टर क्या बोल सकते हैं, 1। मोलरिटी कितना दे रखा है, मोलरिटी ऑफ ये दे रखा है 1 मोलर, यहां से 1 मोलर और 50 ml, यहां से 1 और वॉल्यूम कितना 50 और H3PO3 ले रहे हैं अभी। ये जो केस है वो किसका है, H3PO3 का, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर आ गया हमारा 2। आ रहा है समझ में। तो यहां से वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, जब हमने वॉल्यूम ऑफ NOH है, ठीक है, जब पहला टर्म, ये केस फर्स्ट है, जब फर्स्ट स्टेप में आपने टाइट्रेशन किया है, स्टेप 1, ये टाइट्रेशन जब फर्स्ट टाइम H3PO3 के साथ किया तब वॉल्यूम हमारा क्या यूज हो रहा है 100 ml। सेकंड स्टेप 2, उसी को मैंने क्या कर दिया है कि उसी केस को इस वाले केस में अब H3PO2 के साथ किया गया है। कुछ नहीं करना था, बस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NOH और यहां से मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO2, मिली इक्विवेलेंट, इसका ही वॉल्यूम निकाला है। जब इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन में आ रहा है इस एसिड के साथ, तब बताना NOH का कितना वॉल्यूम यूज हो रखा है। तो यहां से मोलरिटी कितना है 1 V और एन फैक्टर हमारा 1 ही है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 क्या दे रखा है देख लिया जाए, यहां से देखो 2 मोलर दे रखा है और 100 ml H3PO2 के लिए, H3PO2 के लिए मोलरिटी दे रखा है 2 और वॉल्यूम 100 और एन फैक्टर तुम क्या जानते हो 1। तो यहां से हमारा वॉल्यूम ऑफ NOH क्या निकल के आ गया 200 ml। आया समझ में क्वेश्चन कि 2 बार टाइट्रेशन किया है और दोनों टाइट्रेशन में उसने पूछा है कि वॉल्यूम, जब इसके साथ टाइट्रेशन किया H3PO3, ये H3PO3 है, H3PO3 है, H3PO2 नहीं है, H3PO2 ये है। तो इन दोनों के केस में कि पहला जब केस था इस वाले केस में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है NOH का, और जब इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन में गया तब कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। इसको रिएक्शंस भी हम लोग रिएक्शंस यूज भी करते हैं, पर रिएक्शंस तुम्हें करना की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मेट से भी जाके कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो आंसर देख लेते हैं कौन सा है। 100 ml पहला में कितना आ रहा है 100 ml और दूसरे में क्या आ रहा है 200 ml। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 ग्राम ऑफ द कार्बोनेट मेटल, हाँ सही है, कार्बोनेट ऑफ मेटल वाज डिजोल्व किसके साथ किया गया है 25 ml 1 नॉर्मल HCl के साथ। पेज देखना तो है आगे ना, हाँ। रिजल्टिंग लिक्विड रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ 1 नॉर्मल NOH फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट पूछा है। सुनना पहले कि 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट ऑफ मेटल डिजोल्व किसके साथ किया गया है HCl के साथ। अब ये मेटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक चीज यहां से फॉर्मेटिंग समझा देता हूं कि क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग कैसे है। सुनना यहां से, ये क्या था, इसमें था मेटल कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है मेटल कार्बोनेट, वो क्या है उस सॉल्यूशन का मुझे वेट गिवन है। ये न्यूट्रलाइज किसके साथ कर रहा है, पहला कि 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl के साथ, पहला तो ये है। बोला है रिजल्टिंग लिक्विड, जो रिजल्टिंग इसके साथ टाइट्रेट करने के बाद जो बचा वो रिक्वायर्ड किसके साथ 5 ml 1 नॉर्मल NOH के साथ कर रहा है। अब इसका कुछ इंफॉर्मेशन तो गिवन है नहीं, तो हम पहला क्या कर लेते हैं कि मिली इक्विवेलेंट क्या हम लिख सकते हैं, ये फिर किसके साथ न्यूट्रलाइज किया गया जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, HCl का, वो किसके साथ न्यूट्रलाइज किया है, फिर हमारे बेस के साथ किया है 5 ml और 1 नॉर्मल NOH, इसके साथ
न्यूट्रलाइजेशन किया है। आ रहा है समझ में? पहला इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन किया और फिर इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन किया। हमें स्टार्टिंग में HCl का कितना मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में अगर हम मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालें कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो हमारा होगा वो किसके इक्वल कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, ये लिख सकता हूं मैं, ये इक्वेशन 1 है। सुन लेना यहां से, स्टार्टिंग में मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना बचा हुआ है, ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 1, यहां से हमारा क्या आ गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट। ये अंत में हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में NOH का कितना मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 25 प्रेजेंट है। बोला सही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन आगे उसने क्वेश्चन में बोला है अब मिली इक्विवेलेंट तो स्टार्टिंग में 25 है पर NOH के साथ भी तो वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अगर हमें उसमें पता चल जाए कि NOH में कितना खत्म हुआ है, NOH में जब हमने टाइट्रेट किया है HCl को तो कितना रिएक्ट कर गया है, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा कितना बचा हुआ है। अनरिएक्टेड NOH के साथ तो कुछ खत्म हुआ होगा ना, खत्म होने के बाद जो बचा होगा तो टोटल में से अगर माइनस कर देंगे तो क्या हमें अनरिएक्टेड पार्ट का निकल के आ जाएगा कि इतना बचा हुआ है अभी भी HCl। अब सुनना यहां से, पेज यहां आ जाओ कि यहां इस वाले क्वेश्चन में क्या है 5 ml, यहां से मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो था वो स्टार्टिंग में कितना है, स्टार्टिंग में शुरू में कितना है 25 मिली इक्विवेलेंट, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NOH निकाल ले हम, फिर किसके साथ कर रहा है NOH के साथ कर रहा है, तो यहां से मिली इक्विवेलेंट ऑफ NOH कितना निकल के आ रहा है 5 ml और 1 नॉर्मल, मतलब नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, यहां से 5 मिली इक्विवेलेंट, मतलब 5 मिली इक्विवेलेंट। अब ये क्वेश्चन सुनना, H प्लस यही करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, फॉर न्यूट्रलाइजेशन किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, फॉर न्यूट्रलाइजेशन एसिड को बेस के साथ कर रहे हैं हम लोग। या तो H प्लस तुम लिखो, नहीं तो तुम्हें और लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि NOH है और HCl है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaCl बनेगा और H2O बनेगा। हमें इस प्रोडक्ट से कोई मतलब भी नहीं है। शुरू में HCl कितना प्रेजेंट था 20 मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट था और इसका कितना प्रेजेंट था 5 मिली इक्विवेलेंट, मतलब न्यूट्रलाइज होने में NOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन दिखाने में कितना मिली इक्विवेलेंट HCl का यूज हो गया होगा, तो इसका 5 मिली इक्विवेलेंट खत्म होगा तो इसका कितना खत्म होगा 5, इसका भी खत्म होगा, तो मतलब HCl अनरिएक्टेड कितना बच गया, HCl अनरिएक्टेड कितना बच गया 20 मिली इक्विवेलेंट। आ रहा है समझ में, 20 मिली इक्विवेलेंट, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में आप यूज कर रहे थे, फर्स्ट इक्वेशन में जो यूज कर रहे थे 25, एक्चुअली में वो 25 था ही नहीं, ये 25 था ही नहीं। तो अब यहां सुन लेना, यहां ये 25 था ही नहीं, ये एक्चुअल में बचा हुआ क्या था, ये क्वेश्चन को मैं तुम्हें दिखाने के लिए लिखा था कि ये 25 था ही नहीं, 5 तो खत्म हो चुका है NOH के साथ, अब बचा कितना 20 मिली इक्विवेलेंट, और पहला 1 ग्राम ऑफ मेटल डिजोल्व किसके साथ किया HCl के साथ, तो जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट होगा वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के इक्वल होंगे। अब सुनना यहां से, उसने 1 ग्राम दे रखा है, मतलब मास के टर्म में दे रखा है, मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, गिवन मास 1। अब उसने इक्विवेलेंट मास ही पूछ रखा है मेटल कार्बोनेट का, तो हमें तो इक्विवेलेंट मास को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है मोलर मास और एन फैक्टर में इक्विवेलेंट मास। पर ये क्या है फॉर्मूला, ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, और उस तरफ तुमने क्या ले रखा है, कितना मिली इक्विवेलेंट बचा हुआ था 20 मिली इक्विवेलेंट बचा हुआ था। ठीक है, ये इक्विवेलेंट लिए हो, ये मिली इक्विवेलेंट ले रखे हो, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा मिली इक्विवेलेंट में, और मिली इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए सिर्फ 1000 से डिवाइड करोगे और 1000 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहां से हमारा क्या आ चुका है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां आ जाओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं यहां ही दिखा रहा हूं, ठीक है।
इस क्वेश्चन को यहाँ दिखा रहा हूँ। मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl हमें पता चल चुका है, ये फॉर्मूला भी पता चल चुका है। क्या मैं करूं, 1000 डिवाइड बाई 20, ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास किसका, मेटल कार्बोनेट का। तो यहां से कितना आ चुका हमारा, इक्विवेलेंट मास 50, मेटल कार्बोनेट कितना आ चुका है, 50। 50 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। शुरू में क्या था, 20 मिली इक्विवेलेंट HCl का वर्जन था। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को ही लिख लिया मिली इक्विवेलेंट, जो मिली इक्विवेलेंट HCl का होगा वही मिली इक्विवेलेंट मेटल कार्बोनेट का होगा, क्योंकि पहले तो मैंने उसी के साथ डिसॉल्व किया है। पर क्वेश्चन में हमें एक आगे इंफॉर्मेशन गिवन था कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ना वो आगे NOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप शुरू में तो स्टार्टिंग में तो 25 है, हाँ बिल्कुल 25 है, पर यहाँ 5 मिली इक्विवेलेंट तो NOH के साथ भी रिएक्ट कर गया है, तो ये बचा ही कितना, बचा कितना, 20 मिली इक्विवेलेंट बचा हुआ है। तो 20 मिली इक्विवेलेंट किसके साथ हो गया, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl लगाया और सारे चीजें में इंफॉर्मेशन गिवन था, गिवन मास पता था, इक्विवेलेंट मास निकालना था। और इसको हम लोग 1000 इसलिए मल्टीप्लाई कर रखा है क्योंकि हमने इक्विवेलेंट मास, ये क्या है इक्विवेलेंट, और हमें सिर्फ किसमें चलना है, मिली इक्विवेलेंट में चेंज करना था। 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर गया है, ये हमारा 20 मिली, यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ गया है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट जो निकल के आया है वो क्या हमारा 50 है। यहाँ एक बार और देख लो इस वाले पेज में कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl स्टार्टिंग कितना था, 25 मिली इक्विवेलेंट था जब हम स्टार्टिंग में ले रहे थे, पर NOH के साथ वो कितना रिएक्ट कर गया है, 5 मिली इक्विवेलेंट। तो यहाँ से देख लो कि इसका 25 मिली इक्विवेलेंट है, जब ये प्रोडक्ट बन रहा होगा हमें कोई मतलब नहीं अभी कि अगर बन रहा होगा तो ये 25 मिली इक्विवेलेंट है, तो इसका 5 मिली इक्विवेलेंट खत्म हो रहा है, तो इसका कितना खत्म हो रहा होगा, 5 इसका भी खत्म हो रहा होगा, मतलब ये बचा कितना HCl 20 मिली इक्विवेलेंट। और जब 20 मिली इक्विवेलेंट बचा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, HCl ऑफ अनरिएक्टेड जो होगा वो कितना बचा हुआ है, 20 मिली इक्विवेलेंट, और वो 20 मिली इक्विवेलेंट किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के इक्वल कर देंगे, तो हमें वहां से इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ यहां से, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। SO2Cl2 रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर, एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, बोला सही है, कोई दिक्कत नहीं। 16 मोल ऑफ NOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर। अब एसिडिक मिक्सचर कहने का मतलब क्या है कि NOH का 16 मोल दे रखा है, पर इस रिएक्शन में तो NOH प्रेजेंट ही नहीं है। क्वेश्चन तो यही है कि NOH तो प्रेजेंट ही नहीं है, कि आपने 16 मोल्स NOH का दे रखा है, पर उसने बोला है कि न्यूट्रलाइज कर रहा है, और वो न्यूट्रलाइज किसका कर रहा होगा। पहली बात कि अगर हमें मिली इक्विवेलेंट इसका निकल जाए, और यहाँ हमारा कौन सा है, H2SO4 एसिड है, और ये भी क्या है, एसिड है, इसीलिए वो एसिडिक मिक्सचर की बात कर रहा है, इसीलिए वो एसिडिक मिक्सचर की बात कर रहा है। उस सॉल्यूशन में H2SO4 भी प्रेजेंट होगा, H2SO4 भी प्रेजेंट होगा, और HCl भी प्रेजेंट होगा। इसको किसके साथ किया है, NOH के साथ, और इसके मोल कितने दे रखे हैं, 16 मोल्स। एक फॉर्मूला अगर हम जानते होंगे तो मिली इक्विवेलेंट बराबर हम क्या जानते हैं, N इंटू N फैक्टर, ये जानते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट बराबर मिली इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट बराबर, ये इक्विवेलेंट इक्वल टू है इक्विवेलेंट टू N इंटू N फैक्टर जानते हैं। तो अगर हमारा मोल्स इस मिक्सचर का पता चल जाए, इसका पता ही है, और न्यूट्रलाइजेशन से कंसेप्ट क्या है कि कंसेप्ट ऑफ जब न्यूट्रलाइजेशन लगाओगे तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NOH इक्वल टू क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl टोटल। तो वहां से हमें क्या निकल के आ जाएगा, जो वैल्यू पूछ रखा है मोल्स ऑफ SO2Cl2। अब इस रिएक्शन से पहले चलते हैं, पेज आगे है क्या, हाँ पेज आगे, आगे वाले में आ जाओ। SO2Cl2 प्लस जो गिवन है SO2Cl2 प्लस H2O प्लस H2O, यहां से बना है H2SO4, और यहां से बना है 2HCl, ठीक है,
2H2O। अब हमें तो मोल पता नहीं है H2SO4 का, हमें तो पता है ही नहीं, तो सुनना यहां से मैंने लेट कर लिया है कि x मोल किसके प्रेजेंट है, SOCl2 का x मोल प्रेजेंट है। आप सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाओ कि इसके 1 मोल से H2SO4 कितना बन रहा है, 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहे हैं। इसके 1 मोल से इसके कितने बन रहे हैं मोल, 1 मोल बन रहे हैं। आ रहा है समझ में, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं, तो मैं लिख दूं कि 1 मोल ऑफ SOCl2 से 1 मोल ऑफ H2SO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो x मोल में कितना कर रहा होगा, x मोल ऑफ H2SO4, तो हमारा H2SO4 का तो मोल पता चल चुका है। इसी तरह से HCl का आते हैं हम लोग, HCl का निकालना है हमें, तो यहां से x का ही इसका पता है SO2Cl2 का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, x मोल ऑफ SO2Cl2 कितने से रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल ऑफ HCl। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां से 2 मोल ऑफ HCl निकाले, तो यहां से क्या x मोल 1 मोल। अब यहां से x मोल में कितना आ जाएगा SO2Cl2, तो यहां से 2x मोल ऑफ HCl। हमें यहां HCl का अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो क्या हमें SO2Cl2 का मोल पता चल जाएगा और हमें मोल ही निकालना है क्वेश्चन में। यहां से तुमने क्या निकाल लिया है, मोल निकाल लिया है। क्या मिली इक्विवेलेंट इसका निकाल लूं मैं, H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से देखना कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या आएगा, कितना आएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यहां से आ जाएगा mx इंटू n फैक्टर और x, और n फैक्टर कितना, यहां से हमारा 2x। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सही है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन के लिए निकाल लेते हैं H2SO4, तो जो मिली इक्विवेलेंट इसका होगा वही मिली इक्विवेलेंट हमारा किसका होगा, आयंस की भी होंगे, वो H माइनस H प्लस आयन का भी होगा। तो अगर इसका 2x इक्विवेलेंट है तो इसका भी क्या होगा, 2x मिली इक्विवेलेंट। आया समझ में। अब मिली इक्विवेलेंट मैं किसका निकाल रहा हूं, ये देखो मिली इक्विवेलेंट जो निकाल रहा हूं मैं, वो निकाल रहा हूं अब HCl के लिए। मिली इक्विवेलेंट HCl के निकाल रहा हूं, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n इंटू एन फैक्टर, n कितना है 2x और n फैक्टर कितना होता है 1, यहां से हमारा 2x का निकल के आ गया। तो HCl के लिए H प्लस आयन निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस, तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, जो HCl का होगा वही हमारा H प्लस का मिली इक्विवेलेंट होगा, तो यहां से क्या आ गया हमारा 2x, तो मिली इक्विवेलेंट H प्लस जो HCl का वही मिली इक्विवेलेंट हमारा H प्लस का, तो ये भी क्या हो गया 2x। समझ में आ गया। और उसने मिक्सचर बोला था क्वेश्चन में, तो टोटल मिक्सचर में टोटल H2SO4 भी प्रेजेंट है और HCl भी प्रेजेंट है, तो बताना H प्लस आयंस किसमें, टोटल H प्लस आयन किसके लिए, मिक्सचर में कितने आ रहे होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कहां से HCl से, प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कहां से H2SO4 से, H2SO4 से टोटल कितना आ चुका 2x, और HCl के लिए देखो 2x और H प्लस के लिए H2SO4 के लिए भी 2x, तो यहां से 2x कितना आ चुका हमारा 4x। ये हमारा टोटल H प्लस निकल के आया है, टोटल H प्लस आयन एसिडिक मिक्सचर में, मतलब एसिडिक मिक्सचर में मिली इक्विवेलेंट कितना प्रेजेंट है हमारा, टोटल कितना प्रेजेंट है, एसिडिक मिक्सचर में मिली इक्विवेलेंट 4x प्रेजेंट है, H प्लस जो प्रेजेंट है HCl से और H2SO4 से वो 4x प्रेजेंट है। अब आ जाओ यहाँ सुनना, यहाँ इस क्वेश्चन में हम चले थे क्या
NOH के साथ मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज कर रहा है, और ये जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहे हैं तो एसी इन दोनों के साथ ही हो रहे हैं। हमें उसका कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं था, उसके हेल्प x मान के मैंने यहां निकाल लिया है कि 4x मिक्सचर में H प्लस प्रेजेंट है। अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते थे कि एसिड से कौन सा आयन आता है H प्लस, और बेस से कौन सा आयन आएगा OH माइनस आयन, यहां से H2O। अब क्या करोगे एसिड और बेस, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस किसका, एसिड का, ये कहां से आया होगा एसिड से, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन ये कहां से आया होगा बेस से। समझ में आ रहा है? ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन कितना निकाल के लाए हो तुम 4x, और यहां से कितना दे रखा था, इसके मिली इक्विवेलेंट तो चेंज कर ही सकते हो 16 n इंटू, मिली इक्विवेलेंट नहीं है, एक मिनट रुक जाना, टोटल H प्लस आयन निकाल के लाए थे। हाँ यहां देख लो, ये मिली इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट है, ये एक्चुअली में इक्विवेलेंट है, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट ml में बात कर रहे हैं ना, ml में तो कुछ है ही नहीं, तो ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस। यहाँ से 4x है और वहां से हम लोग क्या लागते हैं 16 मोल दे रखा है, तो मिली इक्विवेलेंट बेस के लिए क्या हो जाएगा n इंटू एन फैक्टर, और n कितना है हमारा 16, और n फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे NOH के लिए तुम NOH को ब्रेक करो तो Na प्लस और OH माइनस, यहां से ये 16 मोल है, तो एक मोल NOH से एक मोल ही OH माइनस का फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो इसका भी कितने मोल होंगे 16 मोल, एक मोल NOH से एक मोल OH माइनस बन रहा है, तो इसका भी अगर 16 मोल है तो इसका भी क्या होगा 16 मोल होगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस क्या हो गया 16 इंटू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, और x ही हमारा क्या था मोल लिया था, x दो इक्वेशन को यूज करके मैंने x की वैल्यू निकाला है, तो x की वैल्यू क्या थी 4 इज द करेक्ट आंसर है। ये समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बस जो मिक्सचर दे रखा था, ये कौन सा है, जो मिक्सचर गिवन था उससे मैंने टोटल सॉल्यूशन में H प्लस आयन निकाल लिया है। टोटल सॉल्यूशन में जैसे ही H प्लस आयन निकला तो मैं मिली इक्विवेलेंट निकाल लिया, और जब मिली इक्विवेलेंट निकाल लिया तो उसे एक इन्फॉर्मेशन बहुत सही कर रखा था कि बोला कि आगे जो है ना उसको NOH के साथ, जो एसिडिक मिक्सचर है, और एसिडिक मिक्सचर कौन सा होगा H2SO4 और HCl, इन दोनों का ही मिक्सचर, दोनों एसिड है, NOH के साथ न्यूट्रलाइज किया गया है। जब न्यूट्रलाइज किया गया है तो वहां से मिली इक्विवेलेंट पता था, अब एसिड बेस को मैंने क्या कर दिया इक्वल कर दिया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो H2SO4 और HCl, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NOH इक्वल करके NOH लिखो या H प्लस OH माइनस लिखो, क्योंकि एसिड से तो H प्लस ही आएगा और बेस से कौन सा आएगा OH माइनस आएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 20 ml ऑफ x मोलर HCl है, न्यूट्रलाइज कितने साथ किया है 10 ml 0.1 मोलर NOH के साथ। फर्दर 5 ml of 0.1 normal NO2CO3 solution, मिथाइल ऑरेंज इज द एंड पॉइंट। अब उसने सुनो पहले उसने क्या बोला कि 20 ml ऑफ x मोलर HCl प्रेजेंट है, वो न्यूट्रलाइज कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है, 10 ml 0.NOCO3 एंड फर्दर, मतलब ये किसका केस हो चुका है, एक बार तो 0. इसने क्या किया 20 ml और x मोलर HCl, पहला तो न्यूट्रलाइजेशन किसके साथ किया गया है, पेज आगे है क्या नहीं, ये 20 ml x मोलर HCl किसके साथ पहला किया गया है NaCO3 के साथ। अब जो बचा अमाउंट उसको फर्दर किसके साथ न्यूट्रलाइज किया गया है, ये अब एक्सेस में कौन है हमारा, पहली बात को उसने बेस के साथ ही आगे ले रखा है, आगे क्या ले रखा है सॉल्ट है NO2CO3, उसको फर्दर किसके साथ न्यूट्रलाइज किया गया है, मतलब ये केस बन चुका है बैक टाइट्रेशन का। 20 ml और x मोलर HCl जो अनयूज्ड बचा वो किसके साथ फिर किया गया है NO2CO3 के साथ, NO2CO3 के साथ, पहले NaCO3 के साथ जो इसके साथ यूज्ड हो गया, अब जो बचा अनयूज्ड है, अनयूज्ड HCl बचा, अब अनयूज्ड जो HCl है उसको NO2CO3 के साथ ट्रीट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज किया गया है,
बोला कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये केस है बैक टाइट्रेशन का, और उसने एक चीज मेंशन कर रखा है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। तो कभी बैक टाइट्रेशन का केस हो ना, बैक टाइट्रेशन का केस हो तो जितने भी मैंने बेसिक नेचर को उसे एक तरफ लो। अब यहाँ बेस है NaCO3 ले रखा है और NO2CO3 है, तो क्या है एक तरह का सोल्ट है, तो उसे एक तरफ लो बेसिक नेचर का है, और ये क्या है हमारा एसिडिक नेचर का है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में कि जो एसिड होगा उसे एक तरफ लो, और जो बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का, ये बेसिक नेचर का है, तो जो बेसिक नेचर का सोल्ट है उसे क्या लो एक तरफ लो। अगर बेस होता तो एक तरफ लेना है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NO2CO3। अब सुनो, सब इंफॉर्मेशन गिवन है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl 20, अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, m इंटू वी इंटू एन फैक्टर, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, तो 20 m कितना है x, अब यहां से आ जाओ 20 यहां से कितना आ गया 20, और n फैक्टर इसका क्या होगा 1। इसका मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 में चलते हैं। NaSCO3 को कैसे ब्रेक करोगे, Na प्लस और SCO3 माइनस, तो n फैक्टर कैसे निकालते थे, जो आयंस होता था, ये यहां देख लो Na प्लस और SCO3 में ब्रेक करोगे, तो जो आयंस होते थे, जो कटाइनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते थे n फैक्टर निकालने के लिए किसी भी सॉल्ट के लिए, कि जो आयंस है कंपाउंड के लिए जनरली, कि जो कटायन का ले लो या एनायन का ले लो, तो इसका n फैक्टर कितना हो चुका है 1। उसने दे रखा है कि 10 ml है, 0.1 है, और n फैक्टर हमारा 1 है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NO2CO3 आ जाओ, यहां से आ जाओ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NO2CO3 आ जाओ, 5 ml सही है, 5 ml ठीक है। अब यहां से आ जाओ, 5 ml उसने दे रखा है, और यहां से 0.2 हमारा क्या दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है। और n फैक्टर NO2CO3 का क्या होगा, NO2CO3 कैसे ब्रेक करोगे, 2Na प्लस और CO3 2 माइनस, तो यहां से हमारा n फैक्टर इसका क्या हो गया 2। आ रहा है समझ में, यहां से n फैक्टर हमारा क्या आ गया 2। यहां से आ जाओ, ये क्या हो गया 20x, और ये हमारा क्या हो गया 1, और ये हमारा क्या हो गया 5, यहां से आ जाओ 10, 5 10, यहां से ये 2, तो 20x इक्वल टू क्या आ गया 3, x इक्वल टू क्या आ गया 3/20। तो जो वैल्यू आएगी वो 0.133 के अराउंड ही आएगी, जो वैल्यू आएगी 0.150 के अराउंड आएगा। डिवाइड कर ही लो 20 30, हाँ 0.50 के अराउंड आएगा, 0.50 0.150 0.150। मतलब ये आंसर कौन सा हो गया हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन को बैक टाइट्रेशन में कैसे करने हैं, कि 20 मोलर ऑफ x मोलर HCl न्यूट्रलाइज किया है कंप्लीटली NaSCO3, और जो बचा HCl उसको फर्दर न्यूट्रलाइज किया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि फर्स्ट से न्यूट्रलाइज किया गया है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि है न्यूट्रलाइजेशन, टाइट्रेशन ही है, पर ये कौन सा केस है, बैक टाइट्रेशन का केस है, कि एक बार तो न्यूट्रलाइज NaCO3 के साथ किया, फिर फर्दर किसके साथ किया गया है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कर दिया, NO2CO3 के साथ कर दिया है। तो ऐसा केस मिथाइल ऑरेंज का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, बस वो ये बता रहा है कि कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस को बता रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ये मिथाइल ऑरेंज वही बता रहा है कि हम लोग यूज जो करते हैं ना, इंडिकेटर यूज ही इसलिए करते हैं ताकि कंप्लीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को बता दे कि रिएक्शंस कंप्लीट हुआ है कि नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं है। तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछा था, जितने भी बेसिक कैरेक्टर के थे एक तरफ रखा, और जो एसिड का था उसे एक तरफ रखा, और मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दिया।
हर कंसेप्ट में एसिड बेस टाइट्रेशंस में मिली इक्विवेलेंट से ही आपको चलना है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को मिली इक्विवेलेंट ऑफ, अगर बेस होता तो बेस लेते हैं, अगर मिली इक्विवेलेंट ऑफ नीचे सॉल्ट रह रखा है तो ये क्या है, बेसिक नेचर का है, तो हमने मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NO2CO3 के साथ इक्वेट कर दिया। सारी वैल्यू गिवन था, वहां से मैंने x की वैल्यू निकाल लिया। आओ लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी किसका क्वेश्चन है, ये भी बैक टाइट्रेशन का ही क्वेश्चन है। देखना यहाँ से 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल HCl टाइट्रेटेड विद 0.2 नॉर्मल NOH सॉल्यूशन के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। द टाइट्रेशन वाज डिसकंटिन्यूड, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, आफ्टर एडिंग 30 ml ऑफ NOH सॉल्यूशन। ठीक है। रिमेनिंग द टाइट्रेशन वाज कंप्लीटेड एडिंग 0.25 KOH। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये बता दो मेरे को कि ये बैक टाइट्रेशन को तो है, पहले वे NaOH के साथ टाइट्रेट किया है और फर्दर किसके साथ टाइट्रेट किया, KOH के साथ, पर एक्सेस में कौन प्रेजेंट होगा, इस बार एक्सेस में कौन प्रेजेंट होगा, ये HCl ही तो एक्सेस में प्रेजेंट होगा, ये एक्सेस में ही प्रेजेंट है, तभी तो ये 2 बार टाइट्रेट कर रहा है कि एक बार इसके साथ टाइट्रेशन किया तो इसके कुछ अमाउंट किसका NOH के साथ टाइट्रेट कर गया होगा, कुछ अमाउंट NOH के साथ टाइट्रेट कर गया होगा और कुछ अमाउंट जो है वो फर्दर KOH के साथ न्यूट्रलाइज कर रहा है। यहाँ देख लेता हूं मैं पेज है या नहीं है, तो ये पेज है नहीं, तब यहाँ देखूं पहला किसके साथ टाइट्रेट किया है, ये KOH ही 0.1 नॉर्मल HCl है, किसके साथ टाइट्रेट किया है, 0.2 नॉर्मल NOH सॉल्यूशन के साथ आफ्टर एडिंग 13 ml, ये क्या है 30 ml। द रिमेनिंग टाइट्रेशन, अब यहां से एक बार ये टाइट्रेशन हुआ, बैक टाइट्रेशन का ही केस है, एक बार ये टाइट्रेशन हो चुका है, तो जो अब HCl बचा, अब इसके साथ तो जो बचा, अब पहचानने का तरीका यही है बैक टाइट्रेशन का कि एक बार तो वो बोल देगा कि एक बार टाइट्रेशन किया और फर्दर फिर से टाइट्रेशन किया गया है, तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि अच्छा एक्सेस में कौन सा है, एक्सेस में एसिड ही होगा क्योंकि KOH तो बेसिक नेचर का है, KOH पहले से ही बेसिक नेचर का है और ये क्या है एसिडिक नेचर का है, तो मतलब HCl तो बचा होगा, एक्सेस में HCl ही रहा होगा, मतलब कि HCl जो अब अनयूज्ड बचा वो किसके से किया जा रहा है, KOH के साथ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है, KOH के साथ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो अब यहां से आ जाओ कि अब हम इस केस में कैसे, बैक टाइट्रेशन केस में करते कैसे हैं, जितने भी एसिड हैं उसे एक तरफ रखो और जितने भी बेस है उसे एक तरफ रखो, नहीं जितने भी एसिड है उसे एक तरफ रखो और जितने भी बेस है उसको एक तरफ रखो, और टाइट्रेशन हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन के कंसेप्ट में क्या करते हो, मिली इक्विवेलेंट लगाते हो। तो कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, न्यूट्रलाइजेशन अगर केस हो रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बैक टाइट्रेशन 2 बार टाइट्रेशन हो रहा है, एक बार जो HCl था वो NOH के साथ हुआ, अब जो बचा अमाउंट जो बचा होगा वो किसके साथ, KOH के साथ किया है। अब उसने पूछा है कि इसमें बताओ कितना वॉल्यूम KOH का कंप्लीट टाइट्रेशन होने में यूज हुआ होगा, कंप्लीट टाइट्रेशन होने में यूज हुआ होगा, वो यही बोल रहा है कि कंप्लीट टाइट्रेशन होने में इस, अब ये टाइट्रेशन तो कर रहा हूं मैं सेकंड बार KOH के साथ, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए KOH का कितना न्यूट्रलाइजेशन में यूज हुआ होगा, वॉल्यूम कितना यूज हो रखा होगा। मैंने क्या बोला, बैक टाइट्रेशन के केस में ये है किसका केस, बैक टाइट्रेशन का, और बैक टाइट्रेशन है तो ऐसे केस में क्या करोगे, जितने भी एसिड हैं उसे एक तरफ और जितने भी बेस हैं उसको एक तरफ, बस पहचानने आना चाहिए कि सिंपल टाइट्रेशन है या बैक टाइट्रेशन है, और पहचानने का एक ही तरीका है कि जो एसिड दे रखा होगा या बेस दे रखा होगा वो एक क्या होगा, एक्सेस में होगा, बोलेगा एक बार न्यूट्रलाइज किया जो बचा अमाउंट उसको फर्दर न्यूट्रलाइज किया गया, तो देख लेना फर्दर न्यूट्रलाइज एसिड के साथ किया गया है या बेस के साथ किया गया है। अगर एसिड के साथ कर रखा होगा तो बेस एक्सेस में होगा, अगर बेस के साथ कर रखा है तो एसिड क्या है, एक्सेस में है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ, यहां से लिख दे रहा हूं मैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, पहले किसके साथ कर रहे हैं, NOH के साथ, और यहां से मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH। ठीक है, HCl के लिए देखो 10 ml दे रखा है, अब यहां से नॉर्मेलिटी ही दे रखा है, तो मिली इक्विवेलेंट, तो अब मोलरिटी का कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, N इंटू बी और वॉल्यूम ml में, तो मिली इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, 100 इंटू 0.1 आ रहा है समझ में।
अब आ जाओ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के लिए बात। 0.2 और कितना वॉल्यूम दे रखा है 0.2 इंटू 30 ml में देखना 30 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन। दैट टाइट्रेशन विच कंप्लीटेड एडिंग 0.25 नॉर्मल NaOH। अब मिली इक्विवेलेंट के लिए n इसका कितना दे रखा है 0.2 और यहाँ से वॉल्यूम हमें निकालना है। यहाँ आ जाओ इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी 10 और इसका वैल्यू कितना आ चुका होगा 6 और यहाँ से यहाँ कितना आ गया 0.25V मतलब 0.25V इक्वल टू कितना आ चुका हमारा 4। तो यहाँ से V कितना आ चुका होगा 4 इंटू 0.25 ये हटा दूं मैं 100 कर दूं तो ये क्या हो चुका 4 मतलब यहाँ से वैल्यू कितना आ चुका हमारा 16 ml। 16 ml इज द मतलब सेकंड टाइट्रेशन जब कर रहे थे तो KOH का कितना ml यूज हुआ है एक्चुअल वॉल्यूम उसका 16 में टाइट्रेट कंप्लीट टाइट्रेशन होने में कंप्लीट टाइट्रेट होने में 16 ml KOH का वॉल्यूम यूज हुआ है। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्यूज था। आप इसे अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चंस को आप बार बार करो। थोड़े से बैक टाइट्रेशंस के केस में आपको क्वेश्चंस पढ़ने आना चाहिए। पहले पॉज करो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और उस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में सिंपल टाइट्रेशन की बात कर रहा है या बैक टाइट्रेशन की बात कर रहा है क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस तब आती है। टाइट्रेशन के क्वेश्चन तो पता तो चल ही जाता है कोड लिख देता है कि टाइट्रेट कर रहा है और डाइल्यूशन का अलग केस होता है। उसमें क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन पढ़ने आता है तो स्टोइकियोमेट्री के केस में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप कहीं भी फंसने वाले नहीं हो क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है ये और बस फॉर्मूले बेस्ड आप एक चीज सारी इंफॉर्मेशन गिवन होता है। अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने आ रहा है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज लेकर पढ़ो और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो थोड़ा सा। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो क्वेश्चंस इजी है ये बहुत इजी तरह से हो जाते हैं ये चैप्टर कोई दिक्कत नहीं आएगा।